आज की इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 1 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस सब्जेक्ट का हम इंट्रोडक्शन वीडियो या समरी वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेने में, ठीक है? तो उस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर। और इस वीडियो में हम यूनिट 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बेसिकली सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, ठीक है? तो बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि इस सब्जेक्ट का कितने चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है? तो बेसिकली देखिए यहाँ इस सब्जेक्ट में आपको 4 यूनिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है? और उनके नाम आप स्क्रीन के सामने पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में बेसिकली हम यूनिट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत, ओके? तो देखिए, सबसे पहले जो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड है, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ओके? तो इस सब्जेक्ट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता और होता है एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? एक भावनाओं से जुड़ी है और दूसरी संज्ञान से जुड़ी है। ठीक है? इसको कैसे अलग किया जा सकता है बेसिकली? तो देखिए, जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये दोनों जो है अलग-अलग पर्सपेक्टिव से यूज़ करे जाते हैं। इनके अलग-अलग तरीके से इनका सभी की लाइफ में इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? तो जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की जब आप बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, आप भावनाओं को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे आगे विकसित करना है, दूसरों के साथ आपको कैसे इमोशनली ट्रीट करना है, दूसरे के इमोशंस की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, आपको दूसरों से संबंध बनाने में और किसी रिलेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, वो लॉन्ग टर्म तक रह सके, इस चीज़ में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है? आप दूसरों की भावनाओं को समझने के सक्षम होते हैं। अगर किसी को दर्द हो रहा है, चोट लगी है, तो वो चीज़ आपको भी थोड़ी-सी हर्ट करेगी। तो ये चीज़ भावनाओं से रिलेटेड है, ठीक है? और दूसरी ओर संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता क्या होता है कि इसके अंदर ना आपके अंदर नॉलेज गेन होती है, ठीक है? कोई समस्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है किसी प्रॉब्लम को और किसी टॉपिक पे अगर आपको डिबेट करनी है, तो कौन से आपको तर्क रखने हैं, ये सारी चीज़ें सीखने की जो क्षमता है वो आपके अंदर संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता से आती है, ठीक है? और इसके थ्रू क्या होता है संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कि हम ना नए विचारों को समझते हैं और अगर कोई जटिल समस्या हमारे सामने आ जाती है, तो उसको कैसे हल करना है, हम इस चीज़ को भी सीखते हैं, ठीक है? और अपने ज्ञान का उपयोग करने में भी हमें यह जो है मदद करता है, ठीक है? तो ये बेसिकली डिफरेंस था भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है? इसके बीच में आप कुछ इन पॉइंट्स की सहायता से भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं से संबंधित है, जबकि संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता हमारे विचारों और तर्क से संबंधित है, ठीक है? और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है अक्सर जीवन के अनुभवों से विकसित होती है, जबकि संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता अक्सर विरासत में मिलती है। बिकॉज़ देखिए आपके पेरेंट्स जितने भी नॉलेजेबल होंगे वो आपको विरासत में ऑलरेडी मिल जाएगा। उनके पास जितनी नॉलेज है वो आपको ऑलरेडी आपके पास होगा, ठीक है? और भी चीज़ें जो है वो आप सीखोगे, वो संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता में आती है। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। जब आप पहली बार चलते हैं तो गिरते हैं, तो आपको चोट लगता है, तो आपको पता लगता है कि आपको जब चोट लगी तो आपको रोना है, ठीक है? आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे। तो वो इमोशन से सीख रहे हैं आप, ठीक है? हालाँकि इन दोनों की तरह ना बुद्धिमत्ता के बीच में कुछ भी संबंध नहीं होता है। अगर उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तो संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता जो है हमें अपनी भावनाओं को समझने और उनका प्रबंधन करने में मदद कर सकती है, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, ठीक है? और सीखते हैं अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं के बारे में, ठीक है? और संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता जो है, आपको हेल्प करती है उन भावनाओं का प्रबंधन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? मतलब आपके माइंड के अंदर जितना नॉलेज है, जितनी टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू ही तो आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है, हमें नई चीज़ों को सीखने और समस्याओं को हल करने के में भी मदद कर सकती है। इमोशनल और किसी भी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना दोनों चीजें उपयोग होती है, चाहे वो आपकी संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता हो या भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो, ठीक है। सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता जो है दोनों में ही सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या आपकी लाइफ की ही क्यों ना बात हो, इन दोनों की आवश्यकता बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। हालांकि वे अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग तरीकों से उनको उनको विकसित किया जाता है, ठीक है, परंतु आपके जीवन के लिए दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको इजी होगा समझने में चीजों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है क्षमता, गुण और मिश्रित मॉडल के बीच में प्राथमिक अंतर, प्राइमरी डिफरेंस क्या है इन सभी के बीच में, ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए, जब हमने वन शॉट वाली वीडियो देखी थी तो उसमें ना इंट्रोडक्शन वाली बेसिकली, तो उसमें हमने देखा था कि इसके इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ मॉडल होते हैं, ठीक है। उन्हीं मॉडल्स को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़ना। देखिए, जब हम क्षमता मॉडल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों जो है बेसिकली क्षमता, गुण और मिश्रित मॉडल, ये तीनों जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को वर्णन करने के लिए प्रमुख 3 मॉडल माने जाते हैं, ठीक है। और इन मॉडलों के बीच में डिफरेंस को हम अब देखते हैं, ठीक है। क्षमता मॉडल की जब हम बात करते हैं तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में देखा जाता है। हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि कैसे संज्ञानात्मक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, उनके बीच में क्षमता देखा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को, ठीक है। और उसी तरीके से 4 बुनियादी निर्माण खंड पर केंद्रित होते हैं। यहाँ पे 3 मॉडल और 4 निर्माण बुनियादी खंड होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, भावनाओं को पहचानना और समझना होता है जब हम क्षमता मॉडल की बात करते हैं, और भावनाओं को नियंत्रित करना और प्रतिबंधित करना, और भावनाओं का उपयोग दूसरों को समझाने और प्रभाव डालने के लिए भी किया जाता है, कि मतलब दूसरों को आप समझ पाते हैं कि नहीं, ठीक है। क्षमता मॉडल में बेसिकली आपकी क्षमता को देखा जाता है, ठीक है। तो भावनाओं को रचनात्मक रूप से उपयोग करना, इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की जन्मजात क्षमता होती है जिसे प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, या तो प्रशिक्षण या फिर अनुभव के माध्यम से विकसित किया, वो क्षमता तो आपके अंदर जन्मजात होती है परंतु उसको आगे विकसित किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी तरह जब हम गुण मॉडल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत लक्षणों को एक सेट के रूप में देखता है, ठीक है। और इसमें 5 बुनियादी निर्माण खंड होते हैं, जैसे कि स्वयं जागरूकता, स्वयं का प्रबंधन करना, सामाजिक जागरूकता, संबंध प्रबंधन और नैतिकता, ठीक है। और इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है एक व्यक्ति के व्यक्तिगत का हिस्सा है, जिसे प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से भी विकसित किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा दोनों को ही विकसित किया जा सकता है, तो उस समय उसमें क्या होता है, जन्मजात होता है, परंतु गुण मॉडल में क्या है, व्यक्ति के व्यक्तिगत का एक हिस्सा होता है, पर्सनल चीज होती है, ठीक है। और मिश्रित मॉडल में जब हम बात करते हैं तो आपके नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्षमता और गुण मॉडल दोनों के तत्वों को जब मिला दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, तो उस मॉडल को बेसिकली मिश्रित मॉडल कहा गया है, ठीक है। एक व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को उसकी क्षमताओं और व्यक्तित्व लक्षणों के संयोजन के रूप में देखा जाता है, कि मतलब आपकी क्षमता क्या है बेसिकली, और आपकी पर्सनालिटी के अनुसार आपके अंदर कौन से लक्षण है, जब इन दोनों का संयोजन किया जाता है तब वो जो है उस मॉडल को हम मिश्रित मॉडल कहते हैं, ठीक है। और इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशन इंटेलिजेंस एक व्यक्ति की जन्मजात क्षमता और अनुभवों दोनों के संयोजन से प्रभावित होती है, दोनों के संयोजन जब होगा तो उससे ये चीज प्रभावित होती है, ठीक है। सारांश अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो क्षमता, गुण और मिश्रित मॉडल भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। क्षमता मॉडल जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में देखती है ना। क्षमता मॉडल में हमने पढ़ा था कि क्षमता मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस को संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में देखती है, ठीक है। और जबकि गुण मॉडल जो है इसे व्यक्तित्व लक्षणों के एक सेट के रूप में देखती है, और मिश्रित मॉडल जो है दोनों के तत्वों को शामिल करता है, ओके। सो इन मॉडलों में से कौन सा सबसे अच्छा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप इसे एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में देखते हैं तो ऑब्वियसली ये क्षमता मॉडल पर सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। और अगर अम, गुणों एक व्यक्तित्व लक्षण के जो पर्सनालिटी है उसके एक सेट के रूप में देख रहे हैं तो वो गुण मॉडल पे आधारित होगा, ठीक है। तो यदि आप इसे व्यक्तित्व लक्षणों के रूप में देखते हैं तो एक गुण मॉडल में होगा, और यदि आप इसे दोनों के संयोजन के रूप में देख रहे हैं तो मिश्रित मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से प्रभाषित कर रहे हैं उस चीज पे आधारित है
कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन-सा मॉडल है, ठीक है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत। ईआई के मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं को समझने, उनका प्रबंधन करने और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता होती है। ये चीज़ मैं आपको अगेन एंड अगेन बार-बार बता रही हूँ कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत अपने खुद के भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों के समाज में भावनाओं को समझना, उसको प्रबंधित कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? और जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत की बात करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि इसमें जो होती है ना भावनाएँ, वो अति महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस समझते टाइम भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? भावनाएँ क्या होती हैं? हमारी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की भावनाओं को प्रभावित करती है, ठीक है? पहचानना और समझना महत्वपूर्ण होता है। जब किसी आप भावनाओं को समझते हैं, तो उसको पहचानना और समझना, दोनों ही चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं और समझ सकते हैं, तो उनका प्रबंधन करने के लिए और उनके प्रभाव को कम करने में बेहतर होता है। सॉरी फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कई बारी आप इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को बहुत ज्यादा आप टूट जाते एक तरीके से तो उस समय क्या होता है जब आपका ईआई का ज्ञान होता है आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है आपके अंदर तो उस समय चाहे सिचुएशन कैसी भी हो आप ना अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं ठीक है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं इसके सिद्धांत के अनुसार हमें ना भावनाओं को निर्देशित करने में सक्षम होना चाहिए और भावनाओं का उपयोग करने और दूसरों को समझने और उन पर अपने इमोशंस का भी प्रभाव डालने के लिए सक्षम होना चाहिए ये महत्वपूर्ण होता है इसमें ठीक है और जब हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं तो हम उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं और उनसे संबंध बना सकते हैं तो ये बेसिकली भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है मूल सिद्धांत कि आपको खुद के साथ-साथ दूसरे व्यक्ति का भी इमोशंस को समझना है, जिसके थ्रू ही आप लोगों से अच्छे से संवाद कर पाएँगे, अपनी समाज में जगह बनाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 मुख्य घटक क्या हैं? देखिए, इसके बेसिकली 4 मुख्य घटक हैं, जो आपसे एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जा सकता है। इसके तो 100% चांसेज़ है, ये क्वेश्चन बनने के, ठीक है? भले ही आप इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हो, पर इसमें से आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चन्स को आपको ज़रूर पढ़ना है और हो सके तो इन सभी को अपना की पॉइंट बनाकर आपको खुद के भी आंसर्स जो हैं तैयार करने हैं एग्ज़ाम के लिए, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य घटक क्या है? पहला हमारा होता है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि आपको खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, ताकत क्या है और आपके खुद के इमोशंस क्या हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा रो जाते हैं बहुत जल्दी या बहुत ही हँसमुख तरीके के इंसान हैं, ठीक है? आत्म प्रबंधन कि अपनी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाना, कंट्रोल कर पाना और साथ ही साथ उनको एक तरीके से एक सिस्टम के तरीके से एक फॉलो कर पाना, ठीक है? अपने आप को प्रबंधन कर पाएँ आप, ठीक है? सामाजिक जागरूकता, दूसरों की भावनाओं को भी समझना और उनकी ज़रूरतों को भी समझना, ठीक है? ये भी एक मुख्य घटक हो जाता है एआई का। और संबंध प्रबंधन मतलब प्रभावी संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली बात ये आती है कि केवल रिश्ता बनाने से नहीं होता है, ठीक है? उसको बना के रखना भी इम्पोर्टेंट होता है, भले ही वो आपके माता-पिता के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, ठीक है? तो बेसिकली किसी भी रिलेशन को बनाना और उसको बनाए रखना, ये दोनों ही क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाओगे, ओके? जैसे आईक्यू लेवल बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, वैसे ईआई भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? और इसी का नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो आपको इसी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा या अलग से भी पूछा जा सकता है कि इसकी प्रकृति क्या है? बेसिकली ये जो है संज्ञानात्मक कौशल है एक तरीके का जिसका अर्थ होता है कि सीखा भी जा सकता है और इसको विकसित भी किया जा सकता है। और यह जो है जन्मजात क्षमता नहीं होती, इसको आगे चलकर विकसित ही करते हैं। हम लाइफ में जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, हम इमोशनली चीज़ों को सीखते हैं, उनको डेवलप कर रहे होते हैं, है ना?
और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? और यह जो है हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रभावी ढंग से संवाद करने और दूसरों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्वांटिटेटिव एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार आपने फेलियर को सामना किया, तो उस टाइम क्या करते हैं? आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, कोई बात नहीं, अपने आप को चीयर अप करते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें क्या है? आप अपने एक्सपीरियंसेस से तो सीख रहे हैं ना, है ना? और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है एक जटिल कौशल भी होता है, जो कई घटकों में शामिल करता है। यह केवल भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता से भी आगे अधिक होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम क्षमता मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक क्या है। अभी जो हमने पिछले स्लाइड में देखा ना, उसी को आप अगर यहाँ पे लिख देंगे अपने वर्ड्स में, तो आपको ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार क्या है कि मानसिक क्षमताएं जितनी भी होती है उसको एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस मॉडल के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस के चार मुख्य घटक होते हैं: आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, प्रेरणा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने की क्षमता, है ना, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको। सामाजिक कौशल, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और संबंध बनाने की क्षमता, ये सब सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो पॉज़ करके आप यूनिट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जो हमने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। उससे बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएँगी इस सब्जेक्ट को लेकर, जिससे आपको इन सभी चैप्टर्स को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2। तो क्योंकि इसमें नाम से ही पता चल रहा है आपके यूनिट के बारे में, व्यक्तिगत योग्यता के बारे में है ये पूरा चैप्टर, आपके खुद के पर्सनल योग्यता के बारे में, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन बनना तो बहुत आम है कि व्यक्तिगत योग्यता आखिर होती क्या है, राइट? सो व्यक्तिगत योग्यता एक व्यक्ति की उन क्षमताओं को और उन स्किल्स के ऊपर, उन स्किल्स के समूह के ऊपर बात करती है, जो उसे किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है? तो ऐसे कारक, ऐसी क्षमताएँ जिसके थ्रू आप किसी लक्ष्य को, गोल को प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर वो चीज़ जो है व्यक्तिगत योग्यता कहलाती है, ठीक है? किसी पर्टिकुलर इंसान की योग्यता क्या है, ठीक है? यह एक व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, कौशल, क्षमता, दृष्टिकोण, मूल्य और व्यक्तित्व के पहलुओं को शामिल करता है, ठीक है? और व्यक्तिगत योग्यताओं को अक्सर 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से पहला होता है हमारा मानसिक योग्यता, ठीक है? ये क्या होता है? ये एक व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान और सीखने की क्षमता को संदर्भित करता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मानसिक योग्यता यानी आपकी मानसिक योग्यता कितनी है, आपके अंदर लर्निंग स्किल कितना है, आप कितने जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है? आपके अंदर नॉलेज कितनी है, इन सब चीज़ को जो संदर्भित करते हैं, उसको हम मानसिक योग्यता कहते हैं, ठीक है? इसमें सामान्यतः क्या आएगा? भाषा का कौशल, तर्क कौशल, समस्या का समाधान खोजना, ठीक है? क्रिएटिविटी, ठीक है? और जब दूसरी ओर हम व्यक्तिगत विशेषता की बात करते हैं, तो यह जो है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण कि वो किसी पर्टिकुलर समस्या को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को, उसका देखने का नज़रिया कैसे है, ठीक है? इन सभी मूल्यों को संदर्भित करता है व्यक्तिगत विशेषता, ठीक है? इसमें कार्यशील, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क जैसे कौशल जो है, इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? और व्यक्तिगत योग्यता जो है, एक व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर इंसान के जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषता जो होती है, बहुत रोल प्ले करती है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो उस समय आपके अंदर टीम वर्क कैसी है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना? सो यह जो है शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत संबंधों को सामान्य जीवन में सफलता देने के लिए भी उपयोगी है, ठीक है? तो ये था हमारा मानसिक योग्यता और व्यक्तिगत योग्यता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसी के आगे थोड़ा-सा कंटिन्यू करते हैं हम। सॉरी, यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि व्यक्तिगत योग्यता कैसे कार्य करती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो एक छात्र को ना कठिन विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उच्च बुद्धिमत्ता और मजबूत भाषा कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी पढ़ रहे हैं आप, तो आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 10th और 11th की हिंदी और ग्रेजुएशन की हिंदी में कितना ज्यादा फर्क होता है, राइट? तो उस चीज के लिए आपको उस भाषा के कौशल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? और एक वकील को सफल होने के लिए मजबूत तर्क और कौशल और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि कुल मिलाकर व्यक्तिगत योग्यता जो है एक व्यक्ति की क्षमताओं और कौशलों का एक जटिल समूह होता है, जो उसे जीवन में सफल होने में मदद करता है। ठीक है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि आत्म जागरूकता
और आत्म प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये सेकंड चैप्टर आपके फर्स्ट चैप्टर से भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज़ हम इन सभी चीज़ों के बारे में ना ऑलरेडी थोड़ा-थोड़ा यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमने कैसे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है? अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उसको सिस्टमैटिक तरीके से लाइक बाँधना, एक ढाँचे में बाँधना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। और आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन जो है व्यक्तिगत विकास, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। व्यक्तिगत विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, ठीक है? जिसमें सेल्फ अवेयरनेस जो होता है, अपने बारे में जागरूक होने की क्षमता, कि आप अपने बारे में अपने विचारों, भावनाओं, विश्वास, आपके तर्क क्या है, मूल्य क्या है, इन सभी चीज़ को, कमजोरियाँ, ताकत को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप की समझ रखते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा आत्म जागरूकता, ठीक है? और दूसरी ओर आत्म प्रबंधन जो होता है, अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार और समय का प्रबंधन करने की क्षमता, कि आप टाइम को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन एक दूसरे से संबंधित है। आत्म जागरूकता आत्म प्रबंधन की नींव होती है, ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस क्या है? आत्म प्रबंधन यानी उसकी नींव होती है। आपको आत्म प्रबंधन करना है तो उसकी नींव कहाँ से आएगी? सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगी। ठीक है? तो जब हम अपने बारे में जागरूक होते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझते हैं और उनको प्रतिबंधित कर पाते हैं। ठीक है? तो इसी का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आत्म जागरूकता के कुछ महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। वो क्या है कि आत्म जागरूकता जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल जाती है कि हाँ, ये चीज मेरे लिए है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? और हमें किसी भी तनाव चिंता को कम करने में भी मदद मिलता है। हमें पता होता है कि हमें ये चीज जो है हर्ट करती है, तो उस चीज से हम बच जाएंगे, पहले ही बचेंगे, वो चीज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? तो सेल्फ अवेयरनेस से हमें ये हेल्प होती है। ठीक है? और कुछ आत्म प्रबंधन के भी महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जैसे कि यदि हमें अधिक उत्पादक और कुशल बनने में मदद करता है, ठीक है? हम सेल्फ अवेयर हैं, हमें पता है कि हम इतने कैपेसिटी हमारे अंदर, हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ में हमें लाइक अपने को एक सिस्टम में डेवलप करना, इन्वॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी कि हम अपने आप को प्रबंधित कर पाएँगे, क्योंकि हमारे पास ये वाले कौशल है, ठीक है? और हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बेसिकली आत्म प्रबंधन हेल्प करती है, ठीक है? और यह जो है हमें अधिक नियंत्रण और आत्मनिर्भर बनाने में नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कोई रूटीन ही नहीं है, किसी भी टाइम खा रहे हैं, किसी भी टाइम सो रहे हैं, किसी भी टाइम उठ रहे हैं, ठीक है? तो आत्म प्रबंधन करना ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यह हमें अधिक संतुलित और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है कि ठीक है, एक सिस्टम में आप जी रहे हैं अपनी लाइफ को और बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ठीक है? किसी भी तरीके का आपके अंदर तनाव नहीं है, ठीक है? तो सेल्फ अवेयर होना और उसको प्रबंधित करने आना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे पहचानते हैं? ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस चैप्टर में बेसिकली ना आपको अपने ऊपर से रिलेटेड, अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है? सो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे पहचानते हैं? पहली बात कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना जो है अपनी एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास कौशल होता है। ये भी एक स्किल होता है। यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और जीवन को सफल बनाने में बहुत ही बेहतर स्थिति तक ले जाता है और ये आपकी मदद भी करता है। और यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिससे कि आप पहचान, पहला तो ये होता है कि आप अपने जितने भी पिछले अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे आप ये भी कहा भी जाता है कि आप अपने लाइफ में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, नई-नई चीज़ों में, आपके अंदर नॉलेज उतनी ही होगी। आप अपनी कमज़ोरियों को, ताकत को उतना ज़्यादा देख पाएँगे कि हाँ, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, इस चीज़ के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कब पता चलता है? जब आप नए-नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, राइट? अपने प्रियजनों से प्रतिक्रिया माँगे। ये भी कर सकते हैं कि आप अपने लाइक लव्ड वन्स से अ, प्रतिक्रिया माँगे, फीडबैक माँगे, ठीक है? और वे अपनी ताकत के बारे में क्या सोचते हैं, वे आपकी ताकत में के बारे में क्या सोचते हैं। नई चीज़ें सीखें, चुनौतियों का सामना करना सीखें। कुछ लोग होते हैं जिनको ना मतलब जितना है उतने में ही ठीक है वो, कोई नई चीज़ सीखना ही नहीं चाहेंगे, नहीं। नई चीज़ सीखिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना करिए, ठीक है? और अपने आस-पास के लोगों से पूछिए कि आपको मेरे अंदर कमी क्या लगती है, मुझे क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए। इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, इससे आपका ही डेवलपमेंट होगा, ठीक है? और नई चुनौतियों का सामना करें, अपने आप को, अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझें और उसको डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है? और अपनी कमजोरियों को पहचानने के तरीके, अपनी कमजोरियों को पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि
जब तक आप अपनी कमज़ोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उस पे काम कैसे करेंगे, है ना? जैसे आपको एग्ज़ाम में भी बोला जाता है कि आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और उसमें अपनी गलतियों को पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश करिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपनी कमज़ोरियाँ तो पहचाननी आनी चाहिए, तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। तो ये पॉइंट्स है कि अपने प्रियजनों से देखें, अपने पिछले अनुभवों पर विचार करें, सोचें उसके बारे में, ठीक है? सो यह पॉइंट्स जो है आपको मदद करेंगे अपने विकास के क्षेत्रों में पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए कि आपको किस चीज़ों पे काम करना है और किस चीज़ पे नहीं, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे पहचानते हैं, ठीक है? अगेन यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन है, तो आपको मतलब इसका ना थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है? यहाँ पे कुछ अलग तरीका से लिखा था और यहाँ पे कुछ अलग, ठीक है? तो इस तरीके से अभी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं कि आप अपने तरीकों को कैसे विकसित कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छे समस्या का हल करने वाले या नई समस्याओं को हल करने के लिए चुनौती दे सकते हैं, आप ऑनलाइन या किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप इस क्वेश्चन के आंसर को आगे इस तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? आप एक छात्र, सरकार या स्थानीय व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं, अपनी ताकत को विकसित करने में समय और प्रयास लगाएँ, जिससे क्या होगा आपको फ़ायदेमंद चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? और आप अपने अंदर ना निवेश करें, नए-नए स्किल्स सीखें, ठीक है? और अपनी ताकत को विकसित करने और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में सफल होने में मदद मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट है कि आप अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अधिक स्वस्थ तरीके कैसे खोज सकते हैं। आपको अपने इमोशंस के बारे में बताना है किसी को, तो आप कितने अच्छे तरीके से किसी को कैसे बता सकते हैं, ठीक है? पहला होता है हमारा इसमें सॉरी, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बने। सबसे पहले तो आपको आपकी इमोशंस के बारे में खुद ही पता होना चाहिए, ठीक है? अपनी शारीरिक संवेदनाओं, विचारों और व्यवहारों पर आप ध्यान दें। साथ ही साथ अपनी भावनाओं के बारे में सोचें कि आपके इमोशंस आखिर हैं क्या? क्या फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों से? तो और इसमें क्या होगा ना कि अगर आप अपनी भावनाओं के बारे में सोचेंगे, चिंता करेंगे उस पे मतलब आप विचार करेंगे बेसिकली, तो इससे क्या होगा कि आप उनको बेहतर ढंग से समझ पाएँगे और प्रतिबंधित कर पाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ अपने दर्शकों पर विचार करें कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय जो आपको जिसके सामने भी आप अपनी भावनाएँ या अपनी बातें रख रहे हैं, उनके चेहरों को देखें, उनके हाव-भाव को देखें कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, पेशेवर सेटिंग में मजबूत भावनाओं को व्यक्त करना उचित नहीं हो सकता है, ठीक है? तो दर्शकों की स्थिति और उसके संदर्भ पर विचार करें कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके इमोशंस को या फिर अगर आप रो रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रतिक्रिया क्या करता है या क्या वो मुंह बनाकर साइड हो जाता है या आपको थोड़ा सहानुभूति देता है, ठीक है? ये सारी चीजें। तो कुछ इस तरीके से ना आप लाइक देखें अपने इमोशंस को जब आप व्यक्त कर रहे हो तो देखें कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे मेरा इमोशन व्यक्त करना बेकार है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको अपनी भावनाओं के बारे में खुद पता होना चाहिए, ठीक है? कि आपको कब ये चीज़ें दिखानी है और नहीं दिखानी है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं दिखाएँ, ठीक है? और साथ ही साथ विभिन्न अभिव्यंजन तकनीकों का प्रयास करें। कई ऐसी तकनीकें भी होती हैं, जैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई अलग-अलग तरीके होते हैं, जैसे कि मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार रचनात्मक। कई व्यक्ति होते हैं जिनको लाइक मैसेज पे बात करना होता है और किसी को कॉलिंग पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं, ठीक है? कोई मौखिक, कोई लिखित में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है? सो अपने लिए सबसे उपयुक्त तकनीक का पता लगाएँ और उसी का उपयोग करें, ठीक है? और हेल्प लें कि यदि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, अच्छा विचार सामने आ रहा है, तभी भी आप नहीं आगे एक्सप्रेस कर पा रहे, तो उस चीज़ को सीखें कि कैसे आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, ठीक है? और जो उस चीज़ में ऑलरेडी पेशेवर है एक अच्छे मुकाम तक पहुँच गया है, उस इंसान से हेल्प लें, ठीक है? एक चिकित्सक या परामर्शदाता जो होता है, वो आपको अपनी भावनाओं को समझने और अधिक अधिक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद कर सकता है। वो आपको सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है? वीडियो में हम बेसिकली यूनिट 3 सामाजिक क्षमता को डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके? तो सबसे पहला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से इस यूनिट से बन सकता है कि सामाजिक जागरूकता को परिभाषित करें। जैसा कि आपको इस यूनिट के नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना? ये सामाजिक जागरूकता क्या है? पिछले यूनिट में हमने देखा था व्यक्तिगत जागरूकता के बारे में, राइट? तो इसमें अब हम देखते हैं सामाजिक जागरूकता में। तो पहला क्वेश्चन तो ये ऑब्वियस है कि बनना ही है कि सामाजिक जागरूकता को परिभाषित करिए और इसके महत्व को समझाइए, ठीक है? तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से बताना है कि सामाजिक जागरूकता बेसिकली है क्या?
तो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे व्यक्तिगत जागरूकता क्या होता है कि स्वयं के बारे में जानना, अपने बारे में, अपने पर्सनल इमोशंस के बारे में पता होना, ठीक है? परंतु यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक जागरूकता का अर्थ क्या है? तो उसमें आपको बताना है कि खुद के अलावा यानी स्वयं के अलावा दूसरों के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझने और सम्मान करने की जो क्षमता होती है, जो हम दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके थॉट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई कुछ सामने से बोल रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो क्षमता होती है, इसी को हम सामाजिक जागरूकता वाली क्षमता कहते हैं, ठीक है? और इससे क्या होता है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और साथ ही साथ सहानुभूति और करुणा रखने में हमें सहायता मिलती है और उनके साथ से हम जो है और भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते हैं। जब भी आप किसी दूसरे ठीक है। तो सामाजिक जागरूकता जो होती है ना, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है, स्किल है, जिससे क्या होता है ना, हम दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ पाते हैं लोगों को फ्रेंड्स बना पाते हैं, अपने रिलेशनशिप में बना सकते हैं, उसको मजबूत रख सकते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके का स्किल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक जागरूकता के कई महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं। आपने कई लोगों को सुनते हुए सुना होगा कि हमें सोशल गैदरिंग में शामिल होना चाहिए, नए फ्रेंड्स बनाना चाहिए, जितने ज़्यादा लोगों से हो सके मिलना चाहिए। बिकॉज़ इसके कई सारे लाभ होते हैं। आपको समाज में कैसे बोलना है, कैसे उठना-बैठना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? और लोगों का नज़रिया कैसा है, लोग किस दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को देखते हैं, वो आपको अंदर आता है और आपके अंदर टीम वर्क जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होते हैं ना, हेल्प करने का, दूसरों को हेल्प करने का, जो ये सारी स्किल्स होती हैं, इस एक तरीके से कि जो व्यवहार हैं ये सारे आपको सामाजिक जागरूकता अगर आप सोशलाइज्ड तरीके से वेल बिल्कुल अवेयर हैं, समाज में अच्छे से लोगों को समझते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो इससे क्या होता है जब आप सामाजिक तरीके से जागरूक होते हैं तो आपको कई तरीके के लाभ होते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज़ करके लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? और यह जो है हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके साथ-साथ सम्मानजनक ढंग से बातचीत करने में भी मदद करता है, ठीक है? जो संघर्षों को कम करने के साथ-साथ हमें समाधान को खोजने में भी मदद करता है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं जब आप सेल्फ सोशली अवेयर होते हैं तो आपके अंदर पास जो भी स्किल्स है उसको लेकर सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति विश्वास को दिखाता है और आप भी दूसरों के प्रति विश्वास रख सकते हैं और उनसे समझ पा सकते हैं और लोगों को अपना दैनिक जीवन में शामिल करके और कई चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट इसी का आगे है कि सामाजिक परिवर्तन जो है सामाजिक जागरूकता हमें सामाजिक परिवर्तन में योगदान में रखती है कि अगर समाज में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसमें भी हम ढल सकते हैं अच्छे से ठीक है और यह जो है हमें दूसरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए हेल्प करता है कि हमें कैसे इन चुनौतियों का सामना करना है ठीक है साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता को विकसित करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं जिनमें शामिल है कि दूसरों के साथ सक्रिय रूप से सुने जैसे कि अगर आप सामाजिक जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं बेसिकली तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले तो दूसरों की बातें सुनने आनी चाहिए। ऐसा ना हो केवल आप बोल रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका दें और लोगों को ज़्यादा सुनें। बी अ गुड लिस्टनर ठीक है? उसके बाद ही आप बहुत अच्छे स्पीकर बन पाते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ एक अच्छे लिसनर के साथ-साथ आपको दूसरों के विचारों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, दूसरों के इमोशंस को समझना चाहिए और अनुभवों को भी समझने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तभी आप बहुत अच्छा जो है समाज में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा पाते हैं, आप सोशली अवेयर हो पाते हैं, ठीक है? और अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ आपको खुद के विचारों को ना उसको सक्रिय रूप से समझने और साथ ही साथ अपने खुद के दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मतलब आप के कोई टॉपिक है या कोई बात है जिसमें आप किस उस चीज़ को किसी दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और हो सकता है कि आप गलत हो। तो उस सिचुएशन में आप अपने दृष्टिकोण को ना चुनौती देने के लिए भी तैयार रहें। ऐसा नहीं होता कि आप ही हमेशा हर टाइम सही होते हैं, ठीक है? तो कुछ सिचुएशन में आपको अपने दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए आप किन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए ना कई तरीके हो सकते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं जब कोई आपसे बात कर रहा हो मान लीजिए सपोज तो केवल उनके शब्दों पर ही आपको ध्यान देना है बल्कि उनकी भावनाओं और इशारों पर भी ध्यान देना है ठीक है ऐसे नहीं कि केवल आप उनके वर्ड्स को सुन रहे हैं आप उन वर्ड्स को भी सुनिए साथ साथ आप देखिए वो किस भाव से बोल रहे हैं किस इमोशन और
किस तरफ वो इशारा करे, ये सारी चीज़ों को आपको देखना होता है। जिससे क्या होता है, आप दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं और यह दिखाएगा कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं और उनकी परवाह करते हैं, ठीक है? और दूसरों से यह समझने के लिए कि खुले प्रश्न पूछें कि वह कैसे सोचते हैं। मतलब किसी टॉपिक पे अगर आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, तो आप उसमें क्वेश्चंस पूछें। इतना भी ज़्यादा नहीं, परंतु आप जो भी वो सवाल जो भी बात चल रही है, उस बात से रिलेटेड सामने वाले व्यक्ति से पूछें, ताकि उसको लगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं उनकी बातों में, ठीक है? ये सारी चीज़ें। और उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? या आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अगर कोई आपसे ये ओपिनियन माँग रहा है, तो आप पहले उनसे ही पूछिए कि आप क्या सोचते हैं? आपको कैसा लगता है? अगर आप किसी से राय माँगते हैं, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? है ना? ठीक है? तो अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक रहना जो है अति आवश्यक है। ओके? और साथ ही साथ आप आगे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि हम सभी में पूर्वाग्रह होता है, जो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में बाधा डालता है। कई बार ये होता है ना कि हम दूसरों को समझ नहीं पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे होते हैं। हमें हर जगह अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ-साथ को नहीं समझ पाते, ठीक है? तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ-साथ आपको सामने वाले व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और उस पूर्वाग्रह को अपने उस दृष्टिकोण या उस कन्वर्सेशन के बीच में नहीं आने देना, ठीक है? तो अपने स्वयं के पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक होकर आप उन्हें चुनौती देने और दूसरों के दृष्टिकोण को अधिक निष्पक्ष रूप से देखने में बेहतर बन सकते हैं, ठीक है? और विविध लोगों से मिलें और बातचीत करें। विभिन्न संस्कृतियों, पृष्ठभूमियों के बारे में जब आप जानना चाहते हैं, तो आप सबसे अच्छा तरीका होता है कि सॉरी आप लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, तो आपको वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलेगा, ठीक है? तो उनके दृष्टिकोण को समझने में भी आपको इस चीज़ से हेल्प होगी, ठीक है? तो यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए जिससे कि आप इन सुझावों को कैसे लागू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपका कोई दोस्त है, ठीक है? और वो किसी कठिन निर्णय कोई डिसीज़न नहीं ले का सामना कर रहा है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उसमें क्या करना है ना, उनसे बात करनी है आपको और उनसे बात करने के लिए आपको समय निकालना है, ठीक है? और उनकी भावनाओं को समझने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से सुनना है पहले तो, कि आखिर उनकी प्रॉब्लम है क्या? और फिर हो सके तो आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो उन्हें ये समझाने में मदद करने के लिए खुले प्रश्न पूछें। आप उनसे ना लाइक ओपन माइंड रखकर आप उनसे क्वेश्चन्स पूछें, ठीक है? और यदि आप एक नए समूह में शामिल हो रहे हैं, तो आप अपने नए साथियों से साथ सवाल पूछें, उनसे डरे मत, ठीक है? और उनके बारे में और जानें और उनकी संस्कृति और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए अपनी रुचि को दिखाएँ। तो इससे क्या होगा उनको लगेगा कि हाँ, आपको इन चीज़ों में रुचि है, ठीक है? और यदि आप किसी समाचार या घटना के बारे में पढ़ रहे हैं तो विभिन्न स्रोतों से जानकारी पढ़ें, ठीक है? यह क्या होगा आपके विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगा। एक ही न्यूज़ को ना आप 2-3 तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसी न्यूज़ को देखने का नज़रिया जो है, आपका दृष्टिकोण जो है और उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने की जो दृष्टिकोण है वो आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है? और अंततः आप अपने खुद के ओपिनियन में पहुँचेंगे, ठीक है? सो दूसरों के लिए दृष्टिकोण को समझने के लिए अभ्यास करें, प्रयास करें और आवश्यकता होती है, ठीक है? इनकी अभ्यास की आवश्यकता होती है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए, ठीक है? लेकिन यह एक महत्वपूर्ण स्किल है जो आपको दूसरों के साथ-साथ अधिक प्रभावी बनाती है और उनके साथ और भी अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने और संबंध बनाने में मदद करती है, ओके? सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सहानुभूति और करुणा को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? ठीक है? तो देखिए तो आखिर सहानुभूति और करुणा क्या है? तो बेसिकली यह एक ऐसी भावना होती है जो आप दूसरों के प्रति महसूस करते हैं, आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके लिए चीज़ों को महसूस करते हैं और उस चीज़ को उनकी भावनाओं को समझने और उनके महसूस करने की जो चिंता करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बेसिकली कहते हैं सहानुभूति और करुणा की क्षमता, ठीक है? सो हालाँकि उनके बीच बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। सहानुभूति जो है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है सहानुभूति, जबकि करुणा जो है, इसमें उनकी भावनाओं के लिए चिंता और दुःख भी शामिल होता है, ठीक है? काइंडनेस जब आपके अंदर किसी को आप बहुत दयालु होते हैं, तो आपके अंदर करुणा की भावना आती है। अगर किसी को दुःख दर्द हो रहा है, तो आपको ही वो चीज़ हर्ट करती है, आप भी उनके प्रति दुखी हो जाते हैं और उनके उनके प्रति दुःख को दिखाते हैं, ठीक है? और सहानुभूति क्या होता है कि उनकी भावनाओं को आप समझते हैं कि हाँ जी, हाँ, आपको जैसा फ़ील हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो सहानुभूति और करुणा जो है वो दोनों ही महत्वपूर्ण स्किल होते हैं, ठीक है? जो हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और संबंध बनाने में मदद करते हैं, ठीक है? तो इनको बढ़ाने के लिए ना हम कई चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि
दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, सहानुभूति और करुणा एक महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों से मिले, बातचीत करें। सबसे अच्छा आसान तरीका तो यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलें, उनकी संस्कृति के बारे में जानें, उनसे बातचीत करें, ठीक है? तो इनसे क्या होगा, आप उनके प्रति उनके अनुभवों को समझेंगे, तो आपसे क्या हो आपको आपके अंदर उनके प्रति सहानुभूति जागरूक होगी, करुणा होगी और आप उसके प्रति अवेयर भी हो पाएँगे, ठीक है? तो सहानुभूति और करुणा के बारे में अधिक जानने से आपको इन कौशलों को विकसित करने में मदद मिलेगी, जैसे कि पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप लेख पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन किसी संसाधन से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है? और सहानुभूति और करुणा के अभ्यास से आप इन कौशलों को मजबूत करने में आपको मदद मिल सकती है। जब आप दूसरों को देखते हैं, तो उनके दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं और उनके लिए जो है चिंता भी महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि आप इन सुझावों को कैसे लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका दोस्त किसी कठिनाई समस्या से गुजर रहा है, तो देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही एग्ज़ाम्पल लिया था। तो यहाँ पे भी आप ये एग्ज़ाम्पल दोबारा दे सकते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से कि यहाँ पे कुछ लाइक कि आप उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए क्या हो सकता है कि आप उनको सुनेंगे, ठीक है? फिर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें ये आप बताएँगे कि येस, आप उनकी परवाह करते हैं। थोड़ा-सा डिफ़रेंट है इन दोनों एग्ज़ाम्पल में, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना है कि अगर आपका एग्ज़ाम्पल उदाहरण देते समय कि अगर आपका कोई मित्र है या कोई रिश्तेदार, कोई कोई भी सगा-संबंधी जो है या कोई भी पर्सन अगर वो किसी कठिन समस्या से गुज़र रहा है, कठिन समय से गुज़र रहा है, उसके पास थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप समझिए, उनके दृष्टिकोण से आप उस चीज़ को देखिए कि उनको जिस नज़रिए से वो देख रहे हैं, उस नज़रिए से देखिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए और उन्हें ये भी बताइए कि यस, हम आपकी परवाह करते हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप अपनी सहानुभूति बढ़ा सकते हैं और लोगों के प्रति अपनी करुणा को जागरूक कर सकते हैं और ऐसे बोला भी जाता है कि लोगों के प्रति हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ठीक है? लोगों के प्रति या किसी जानवर के जो भी लिविंग लिविंग थिंग है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक योग्यता और सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन शब्दों की हमें व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम सामाजिक योग्यता की देखें, तो इसकी परिभाषा आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और सहयोग करने की जो क्षमता है, हेल्प करने की जो क्षमता है, उसी को हम सामाजिक योग्यता कह रहे हैं। और एक व्यक्ति जो दूसरे के साथ आसानी से बात कर सकता है, उनकी भावनाओं को समझ सकता है और टीम के लक्ष्य को सॉरी यहाँ पे लक्ष्य आएगा, ठीक है? टीम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर सकता है, वह जो है सामाजिक रूप से कुशल है। और जब हम सामाजिक जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको परिभाषा लिखना है कि अपने आस-पास की दुनिया के बारे में आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, आपको चीज़ों के बारे में पता है कि समाज में आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि समाज में मुद्दे अन्य लोगों के अनुभव और स्वयं के स्थान पर भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, ऐसे अनुभवों को देखें जो आपके स्थान पर भी हो सकता है, अगर वो किसी और के साथ हो रहा है तो, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति जो है सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक है, तो दूसरों के अनुभवों को समझता है और अपने आसपास की दुनिया में अपनी भूमिका को भी समझता है कि आपका क्या रोल प्ले है इस दुनिया में, ठीक है? और वह जो है सामाजिक रूप से जागरूक माना जाता है, ठीक है? और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि संबंध प्रबंधन। परिभाषा क्या हो सकती है इसमें कि दूसरों के साथ आप मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। तो ये इसको क्या कहेंगे हम संबंध प्रबंधन कहेंगे, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ विश्वास रखता है, सम्मान करता है, उनके उसके आधार पर संबंध बना सकता है और संघर्षों को हल कर सकता है। भले ही कितनी भी डिफिकल्टी आए, अप डाउन्स आए किसी रिलेशन में, परंतु उसके बावजूद वो दूसरों का समर्थन कर सकता है और साथ-साथ उस प्रबंधन को कुशल कर सकता है, उसको आगे तक लेके जा सकता है। तो ये स्किल क्या होगी? संबंध प्रबंधन की स्किल होगी, ठीक है? सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा कि सामाजिक योग्यता, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन, ये जो 3 शब्द हैं, उनको कैसे डिफाइन करना है, ओके? हम इस वीडियो में जितने भी आंसर्स को देख रहे हैं, आपको लाइन बाय लाइन स्क्रीन पॉज़ करके साथ-साथ पढ़ना भी है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और हो सके तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपने वर्ड्स में भी फ्रेम करना है। बिकॉज़ हो सकता है आपको ये वाली हिंदी थोड़ी-सी टफ लग रही होगी, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र एक मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन एक अन्य छात्र उससे सहमत नहीं है। छात्र संघर्ष को कैसे हल कर सकता है? बिकॉज़ देखिए यहाँ पे ना कुछ आपके पास केस स्टडी जैसी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना है कि ऐसे केस सिनेरियोज़ आपके सामने आ सकते हैं और उसको उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपका यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसे बताएँगे? तो उसी का एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि एक स्टूडेंट है, ठीक है? और वो किसी चीज़ के प्रति ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, परंतु जो दूसरा छात्र है वो उस चीज़ से एग्री नहीं करता है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में जो भी वहाँ पे संघर्ष हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो जब सबसे पहला तो होगा कि एक छात्र एक मुद्दे पर अपना दृष्टि प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी इस तरीके से करा जा सकता है कि पहला पॉइंट है आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले तो शांत रहिए और सुनिए, जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसको शांत रहकर सुनना सीखें, ठीक है? फिर संघर्ष के दौरान ये महत्वपूर्ण है कि जो छात्र है, वो शांत रहकर सुने और अपनी साथी के जो साथी है उसके साथ का, उसको उस छात्र को भी सुने और उसको फिर बोलने का मौका दें, ठीक है? और उन्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथी छात्र का दृष्टिकोण क्या है? आप भले ही आप उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, पर उनके जगह पे अपने आप को रखिए और उस दृष्टिकोण से देखिए। कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है? और दूसरा कि अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें कि आप उस चीज़ में के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो उसको सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है? फिर उसके बाद आप अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे, ठीक है? सो एक बार जब छात्र अपने साथी छात्र को सुन लेते हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि वे सहमत हैं या असहमत है, ठीक है? और तीसरा समन्वय खोजें, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है? जब आप कोऑर्डिनेशन करते हैं तो ठीक है, आपको भी कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप उस चीज़ से सहमत नहीं है तो आप लड़ने पे बैठ जाओ, ठीक है? सॉरी। तो आपको कोऑर्डिनेशन वहाँ पे दिखाना चाहिए। छात्र को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा समाधान है, जो दोनों ही दृष्टिकोण को पूरा कर सकता है। यदि कोई समाधान नहीं है, तो छात्र एक समझौता खोजने का प्रयास भी कर सकते हैं। एक समझौता करा जा सकता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। और इसमें आगे आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि फिर भी संघर्ष जारी रहता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो ये इसमें क्या होता है, यदि छात्र संघर्ष को हल करने में असमर्थ होते हैं, तो एक शिक्षक, सलाहकार या अन्य विश्वसनीय वयस्क से मदद लेनी चाहिए, अपने से बड़े, ठीक है? स्कूल में है तो आप अपने टीचर से, प्रिंसिपल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ कुछ विशेष सुझाव दिए गए जिससे भी इन संघर्षों को हल किया जा सकता है। पहला, अपने शब्दों का चयन जो है सावधानी से करें, ठीक है? संघर्ष के दौरान छात्र को अपने शब्दों का चयन जो है बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए कि दूसरे छात्र को उससे आघात हो, उसको हर्ट हो या उसको अपमानित हो, ठीक है? उसको लगे कि उसकी बेइज़्ज़ती करी गई है, ठीक है? और दूसरा, अपने भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रण रखें कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा आप गुस्से में ना आ जाएँ, ठीक है? संघर्ष के दौरान छात्र को अपने भावनात्मक प्रतिक्रिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो स्थिति को और भी खराब कर दे या बेकार कर दे, ठीक है? और तीसरा पॉइंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ओपन माइंडेड होकर उस चीज़ को देखना है, ठीक है? और खुले दिमाग को खुला रखिए, ठीक है? और ओपन माइंडेड होकर आप उस चीज़ को देखें और छात्र को खुले दिमाग से होना चाहिए और यह मानना चाहिए कि एक समाधान संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई समाधान ही नहीं है, ठीक है? तो ये समझना अति आवश्यक हो जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम का एक समस्या समाधान ज़रूर होगा, ठीक है? संघर्ष जो है एक सामान्य मानव अनुभव है और ये महत्वपूर्ण है कि छात्र को संघर्ष को हल करने के लिए स्वस्थ तरीके सीखने चाहिए। हर चीज़ फाइट से नहीं होती है, ठीक है? वो मिल सकते हैं, ठीक है? और इस वीडियो में हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, माप और विकास। ओके? तो इस यूनिट से सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अभी तक हमने जितने भी यूनिट देखे 1, 2 और 3 उसमें क्या था सभी चीज़ों के इमोशनल इंटेलिजेंस से व्यक्तिगत हो गया या समाज से रिलेटेड हो गया या इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली इन चीज़ों पे डिस्कस किया हमने ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है जिसको हम ईक्यू भी बोलते हैं उसको बेसिकली मापने का क्या तरीका होता है? हम कैसे माप सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर उसका ईक्यू क्या है? ठीक है? तो उसके लिए हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस सब्जेक्ट में कि ईक्यू के मापन के लिए सबसे लोकप्रिय उपाय कौन-सा होता है? तो देखिए यूकी ईक्यू के मापन के लिए ना सबसे लोकप्रिय उपाय जो होता है ना गोलमैन का भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्केल जिसको हम ईक्यूआई भी कहते हैं है ठीक है इसका ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है। यह एक आत्म मूल्यांकन उपाय है जो लोगों की ईक्यू के 5 घटकों जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईक्यू के 5 घटक कौन से होते हैं आत्म जागरूकता आत्म नियमन प्रेरणा और सामाजिक कौशल ठीक है और संबंध प्रबंधन ठीक है। इन सभी पांचों मूल्यों का ना टेस्ट होता है इसमें ठीक है। तो ईक्यू को बेसिकली 1998 में
डैनियल गोलमेन द्वारा विकसित किया गया था। यह जो है एक लोकप्रिय उपाय है क्योंकि ये बहुत ही सरल है और लागत भी बहुत मतलब ठीक-ठाक है इसका, ठीक है? और व्यापक भी है ये। और ईक्यू को कई अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जिसमें कि शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, मनोचिकित्सा शामिल हो गया और ईक्यू की ना कुछ सीमाएँ भी होती हैं जैसे कि उदाहरण के लिए यह उपाय जो है पक्षपाती हो सकता है क्योंकि लोग जो होते हैं अपनी ईक्यू को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कोई जो है अपने ईक्यू को टेस्ट करते समय हो सकता है झूठ भी बोल सकते हैं, पक्षपाती भी हो सकता है, अपनी बातों को बढ़ाकर भी बता सकते हैं, ठीक है? इसके अतिरिक्त जो ईक्यू प्रदर्शन है आधारित उपायों की तुलना में कम विश्वसनीय भी हो सकता है, ठीक है? हालाँकि जो EQI है, अभी भी EQ का एक विश्वसनीय और उपयोगी उपाय है। यह जो है लोगों को अपनी EQ का आकलन करने और उसको विकसित करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने में हेल्प करता है, ठीक है? कि किस तरीके से आप अपने EQ को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? सो कैल्विन का भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्केल ये भी एक दूसरा तरीका है। यह एक प्रदर्शन आधारित उपाय है, जो लोगों की भावनाओं को पहचानने और समझने और उनको प्रतिबंधित करने की क्षमता को मापता है, कि कैसे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है लोगों की भावनाओं को समझता है, पहचानता है या उसको कैसे प्रबंधित करता है। ठीक है? सो रिचर्डसन का भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्केल ये अगेन ये एक अलग उपाय है, ठीक है? इसको हम ECI बोलते हैं। यह एक आत्म-मूल्यांकन उपाय है जो लोगों की ईक्यू के 4 घटकों को मापता है। ये सभी तरीके डिफरेंट-डिफरेंट हैं। डिफरेंट-डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अ अ, डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो ईसीआई क्या है कि आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक संबंध इनकी माप करता है, ठीक है? और इन इन उपायों में से प्रत्येक के अपने फ़ायदे होते हैं और अपने नुकसान होते हैं, ठीक है? तो किसी विशेष उपाय का चयन करते समय व्यक्तिगत आवश्यकताओं और उद्देश्यों पर विचार करना जो है अति आवश्यक होता है, ठीक है? तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम ईक्यू का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप स्क्रीन पॉज़ करके लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ कुछ विशिष्ट रणनीतियाँ दी गई हैं, जो कि ईक्यू से रिलेटेड है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं से आगे कंटिन्यू है, ठीक है? इसमें क्या है कि ऐसी कौन-सी रणनीतियाँ हैं, जो विशिष्ट तरीके से अपनाई जा सकती हैं ईक्यू को टेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो ईक्यू को विकास और वृद्धि में मदद कर सकती है, अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक रहना, ठीक है? और अपनी भावनाओं को पहचानना, उनका अर्थ समझना, ठीक है? कि आप अगर कोई भावना आई है, तो वो क्यों आई है, ठीक है? और दूसरों की भावनाओं को समझें और उन्हें सहानुभूति भी दें, उनके प्रति सहानुभूति भी रखें, ठीक है? और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने के लिए समय निकालें, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करें, ठीक है? और अपने संबंधों में समस्याओं को हल करने के लिए स्वस्थ तरीके सीखें कि कैसे अगर किसी रिलेशन में कोई समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इन अ हेल्दी वे, ठीक है? सो ये सारी रणनीतियाँ जो है अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं, तो ये आपको मददगार हो सकती हैं, ठीक है? और अपने ईक्यू को विकसित कर सकते हैं आप जिससे विकसित करने के लिए और बढ़ाने के लिए इन रणनीतियों का जो है अपने दैनिक जीवन में आप शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ईक्यू के मापन में मौजूद सीमाएँ क्या हैं? उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो ईक्यू को मापन किया जाता है, वो कैसे किया जा सकता है, कौन-सी तकनीक से उसको हमने डिस्कस कर लिया। परंतु इसमें क्या सीमाएँ हैं अब हमें उसको डिस्कस करना है, ठीक है? तो ईक्यू के मापन में मौजूद सीमाएँ निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला हम पक्षपात जिसको हम पहले थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? ईक्यू के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले कई उपाय जो है पक्षपाती हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आत्म मूल्यांकन उपाय अक्सर लोगों को अपनी ईक्यू को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए प्रेरित करती है। इसको ना आप एक चीज़ से भी समझ सकते हैं कि आपके आई होप कि आपके स्कूल्स में ना एक टेस्ट हुआ करता था, जिसमें ना एमसीक्यू पूछे जाते थे और फॉर करियर डेवलपमेंट कह सकते हैं आप। उसमें ना आपके इमोशंस के बारे में, आप किसी चीज़ में लेकर या किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे ना जो आपसे रिलेटेड होते थे और आपको उनके आंसर्स देने होते थे, ठीक है? तो वो भी एक तरीके का आई आईक्यू टेस्ट ही हुआ करता था, ठीक है? अनिश्चितता इसमें क्या होता है कि ईक्यू के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले जितने उपाय हैं वो सटीकता और विश्वसनीय अनिश्चित हो सकती हैं ठीक है उदाहरण के लिए अगर हम बात करें प्रदर्शन आधारित उपाय ठीक है उसको लागू करना और उसकी व्याख्या करना ठीक है और दूसरा हमारा पॉइंट हो सकता है एक रूपता इसमें क्या होता है कि ईक्यू एक जटिल अवधारणा होती है और यह संभव है कि कोई भी एक उपाय सभी पहलुओं को पूरी तरह से माप नहीं सकता है माप सके ठीक है और ईक्यू के मापन में पक्षपात को कम करने के लिए ना कुछ उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए
आत्म मूल्यांकन उपायों में लोगों को अपनी ईक्यू का आकलन करने के लिए दूसरों के से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्योंकि जब आप खुद से अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं तो कई बार आप पक्षपाती भी हो सकते हैं, चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर भी बता सकते हैं। तो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में दूसरों से या आपके जो सगे-संबंधी, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे जो है उनसे प्रोत्साहन लिया जा सकता है, उनसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ईक्यू के विकास और वृद्धि के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका होती है? कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअली क्या कोशिश कर सकता है, चीजों को ट्राई कर सकता है जिससे कि ईक्यू को विकास किया जा सके और उसकी वृद्धि की जा सके, ठीक है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता ईक्यू के विकास और वृद्धि के लिए व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक हों, उन्हें प्रबंधित करें और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए उनके पास रणनीतियाँ होनी चाहिए और उसका अभ्यास करके जो है, वो उनको विकसित भी कर सकते हैं अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ईक्यू लेवल को, ठीक है? एक होता है हमारा आईक्यू लेवल और एक होता है हमारा ईक्यू लेवल, ठीक है? जिसमें आप इमोशनली इंटेलिजेंस को मापते हैं, ठीक है? तो ये आपका ईक्यू लेवल होता है, ठीक है? सो व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से लोग निम्नलिखित कौशल विकसित कर सकते हैं। पहला, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं के समक्ष आप खुद जागरूक रहें। आत्म नियमन, अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करें और उन पर नियंत्रण रखने की क्षमता आप विकसित करें, ठीक है? तीसरा हो सकता है प्रेरणा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप प्रेरित रहें और प्रेरित रहने की क्षमता आप में विकसित हो। ठीक है? और सामाजिक कौशल और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और संबंध बनाने की क्षमता। ठीक है? संबंध प्रबंधन नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसका कि अपने संबंधों को बनाए रखने और विकसित करने की क्षमता होना। ये सभी पॉइंट्स बताते हैं, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप विकसित करते हैं धीरे-धीरे, तो उससे आपके ईक्यू लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? अब तो हमने देख लिया कि आत्म मूल्यांकन की विधियों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनका नियमन किया जा सकता है, परंतु उनके गुण और दोष क्या है उसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है, ठीक है? तो देखिए विधियाँ जो हैं ये ईक्यू के माप के लिए ये सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है, ठीक है? ये विधियाँ जो है लोगों को अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहती है और आत्म मूल्यांकन विधियाँ जो हैं सरल और लागत प्रभावी होती हैं, लेकिन पक्षपाती भी हो सकती हैं, जैसा कि हम अभी प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? सो आत्म मूल्यांकन विधियों के गुण की अगर हम बात करें, तो आत्म मूल्यांकन सरल और लागत प्रभावी होता है, ठीक है? और उन्हें लागू करके और उनका स्कोर जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक दूसरा पॉइंट हो सकता है इसका कि आत्म मूल्यांकन विधियाँ जो होती हैं, वो ईक्यू के विभिन्न पहलुओं का आकलन कर सकती हैं। आत्म मूल्यांकन विधियों की अगर हम दोष की बात करें, ये तो हमारे गुण थे, ठीक है? अब हम दोष को देखें तो आत्म मूल्यांकन विधियाँ जो है पक्षपाती हो सकती हैं और लोग अपनी ताकत और कमजोरियों को बढ़ा-चढ़ा कर भी पेश कर सकते हैं, ठीक है? ये एक इसका दोष हो जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में आप बता सकते हैं स्व प्रतिबंध। आत्म मूल्यांकन विधियाँ जो हैं लोगों को अपनी भावनाओं और व्यवहारों के बारे में ईमानदार प्रतिक्रिया देना और आत्म मूल्यांकन विधियों का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों का उनको ध्यान देना चाहिए। पहला कि प्रतिभागी को अपने आत्म मूल्यांकन से संभावित जितना भी पक्षपात है उसके बारे में सूचित करें और प्रतिभागियों को अपनी भावनाओं और व्यवहारों के बारे में ईमानदारी से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है? और आत्म मूल्यांकन के परिणामों को अन्य उपायों के परिणामों के साथ तुलना करना चाहिए, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ईक्यू के माप के लिए कौन-सी विधि सबसे सटीक है? ठीक है? तो ईक्यू के माप के लिए सबसे सटीक अगर हम विधि की बात करें, तो ये है प्रदर्शन आधारित विधियाँ, जिसमें प्रदर्शन आधारित विधियाँ जो हैं, लोगों के वास्तविक व्यवहार का आकलन करती है और जो ईक्यू के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है? हालाँकि प्रदर्शन आधारित विधियाँ जितनी भी होती हैं ना, उनसे अधिक समय लेने वाले महँगे हो सकते हैं और वो क्या होती हैं कि उनमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा महँगा भी हो सकता है वो, ठीक है? और वे विशिष्ट स्थितियों या कार्यों तक ही सीमित होती है। दूसरी सबसे सटीक विधि है मिश्रित विधि, जिसको हम मिश्रित विधि कहते हैं। दूसरा सबसे सटीक विधि ये हो सकता है। पहला तो था प्रदर्शन आधारित विधि, ठीक है? जिसमें प्रदर्शन के थ्रू ईक्यू का टेस्ट किया जाता है। दूसरा होता है हमारा मिश्रित विधि जो सबसे सटीक हो सकता है, जिसमें आत्म का मूल्यांकन किया जाता है, दूसरे द्वारा मूल्यांकन और प्रदर्शन आधारित विधियों के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन और दूसरों के द्वारा मूल्यांकन करके मिश्रित विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है? और वे जो है ईक्यू के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए एक अधिक व्यापक और विश्वसनीय दृष्टिकोण को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? आत्म मूल्यांकन की विधियाँ जो है दूसरों द्वारा मूल्यांकन विधि में कम सटीक होती है, लेकिन अगर वे अधिक लागत प्रभावी भी होती हैं, जब हम
मिश्र की बात करते हैं या आत्म-मूल्यांकन की विधि में सेल्फ की जब टेस्ट किया जाता है, तो उस समय जो दूसरों के द्वारा प्रभावित होती है, वो थोड़ा-सा लागत प्रभावी भी हो सकती है, ठीक है? और आत्म-मूल्यांकन विधियाँ जो है लोगों की आत्म प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करती है, बिकॉज़ ये पक्षपाती भी हो सकती है, ठीक है? तो लोग अपने विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त उपाय का चयन करना चाहिए लोगों को, ठीक है? और उनको पक्षपाती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आप ईक्यू के माप के लिए सबसे सटीक विधि की तलाश कर रहे हैं, तो प्रदर्शन आधारित विधि जो है, उस पर ही विचार करना चाहिए। वो सबसे सटीक विधि मानी जा सकती है। हालाँकि, यदि आप एक अधिक लागत प्रभावी और लागू करने में आसान विधि की तलाश कर रहे हैं, तो अगर जिससे आपको ज़्यादा पैसे भी ना खर्च हो और वो लाइक प्रभावी भी हो, तो उसमें आप आत्म मूल्यांकन की विधि कर सकते हैं, जिसमें आप दूसरों द्वारा मूल्यांकन विधियों का भी विचार करना चाहिए। ये विचार भी हो सकते हैं, ठीक है? ये विधियाँ भी उपयोग करी जा सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, जिनके एग्ज़ाम में आने के 50-60% चांसेज़ हैं, ठीक है? बाकी जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ देखे, वो सभी क्वेश्चन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट थे और यूनिट 4 जो है आपका, वो थोड़ा-सा ओवरव्यू के तरीके का है, ठीक है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन्स बन सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईक्यू को विकसित करने और बढ़ाने के लिए सामाजिक संदर्भ की क्या भूमिका है? जब आप ईक्यू को विकसित करने की बात करते हैं, तो उसमें सामाजिक संदर्भ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था कि कैसे जब सामाजिक रूप से आप जागरूक होते हैं, तो नई संस्कृतियों को सीखते हैं, उनके देखने के नज़रियों को सीखते हैं कि कोई पर्टिकुलर दूसरा इंडिविजुअल जो है, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैसे देखता है, ठीक है? जब आप उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं, गैदरिंग होती है आपकी, तो आप कई नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है? इससे आपका विकास होता है ईक्यू का, ठीक है? तो यह उन्हें ईक्यू की अवधारणा और इनके महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखा सकता है, ठीक है? और ईक्यू जो है कौशल का विकास करता है सबसे पहली बात तो। सामाजिक संदर्भ में लोगों को ईक्यू के कौशल में अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है? और ईक्यू जो है उसके लिए प्रतिबद्धता बढ़ाना ये सेकंड पॉइंट हो सकता है इसमें कि सामाजिक संदर्भ जो है लोगों को ईक्यू के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाने में मदद करता है। जब आप किसी दूसरे पर्सन को देखते हैं ना तो आप लाइक उनसे प्रभावित होते हैं कि वाह! इनका कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इनका ये है, वो है। मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर तो वो चीज़ आप ग्रहण करते हैं और उसको अपने अंदर भी डेवलप करते हैं। तो इससे क्या होता है आपकी तो डेवलपमेंट हो रही है ना? तो यह उन्हें ईक्यू को विकसित करने के लिए समय और प्रयास लगाने के लिए प्रेरित भी करता है, जिससे आप लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपके अंदर भी प्रेरणा आती है कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी विकसित हो करना है ये सारी चीज़ें, मुझे भी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है ना? जैसे रोल मॉडल्स होते हैं सभी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इसी का क्वेश्चन आगे कंटिन्यू किया गया है कि यहाँ कुछ विशेष उदाहरण दिए गए जिससे सामाजिक संदर्भ जो है ईक्यू को कैसे विकसित करा जा सकता है और उसको बढ़ाने में मदद कैसे करता है। पहला तो होता है हमारा परिवार जिससे ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं बोलने की बात आ गई कैसे समाज में उठना बैठना है कैसे खाना है कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं अपने परिवार से सीखते हैं। और परिवार के अंदर जितने भी नॉलेज है जो भी चीजें हैं वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर किसी का परिवार मिलिट्री की कैटेगरी से आता है, तो उनके अंदर ये मिलिट्री की चीज़ों को रिलेटेड चीज़ें जो हैं, वो अपने आप डेवलप हो जाती हैं, ठीक है? तो यही सारी बातें हैं यहाँ पे। और दूसरा हमारा रोल प्ले करता है स्कूल, जिसमें जहाँ पे आप जाते हैं, बहुत से अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, अलग-अलग संस्कृति के लोगों से मिलते हैं, नए-नए फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, तो उनके साथ रह कर आप उनकी संस्कृति के बारे में भी सीखते हैं, उनसे बोलना सीखते हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चों को लाइक अपनी नेटिव लैंग्वेज ही आती है, तो स्कूल में जाने के बाद वो हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, साथ ही साथ जब आप नए-नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो आपके पास इमोशन भी आपके डेवलप होते हैं, ठीक है? तो यही सारी बातें हैं। तो स्कूल भावनात्मक शिक्षा प्रदान करती है, जिससे क्या होता है कि भावनात्मक शिक्षा जो है बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने में भी मदद कर सकती है, ओके? सो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो स्कूल जो होते हैं वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं या भावनात्मक कौशलों पर आधारित कार्यशालाएं यानी प्रैक्टिकल चीजों को भी आयोजित करके स्कूल जो है बच्चों को सिखाते हैं इमोशंस के बारे में, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि सामाजिक संदर्भ जो है ईक्यू को